मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, पुनः बिहार के तमाम छात्रगण जो 10वीं में अध्ययनरत हैं, उनके लिए इतिहास विषय से हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम भाग में लाजवाब लेक्चर श्रृंखला लेकर के आया हूं। ये जानकारी से परिपूर्ण होगी। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोझिल है, थोड़ा अरुचिकर है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि इसमें तीन देश के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। एक वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। कौन कौन? एक वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। ये दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। कहां? दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये तीन क्षेत्र जो होते हैं, इसको हम लोग हिंद चीनी क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो चूंकि इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चीन का प्रभाव ज्यादा है, सांस्कृतिक प्रभाव, और कुछ क्षेत्र में हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव है। इसी के कारण इसका नाम हिंद चीनी पड़ा। हिंद चीनी पड़ने का यही कारण है कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसकी जनसंख्या, ये आपको वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है, 2.80 लाख, लगभग 3 लाख। इसकी जनसंख्या नहीं कहिए, इसका फैलाव कहिए, क्षेत्रफल कहिए, जनसंख्या नहीं। तो इसका फैलाव, इसका क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर अथवा लगभग में 3 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और यदि भूलिएगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर, चूंकि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछेगा। अब देखते हैं कि लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना वहां पर हुई। ये भारतवंशीय थे। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी आते आते तक एक राजा था, शासक का नाम सूर्यवर्मा द्वितीय था। देखिए, भारतीय नाम ही आपको मिल रहा है। सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा है, और 10वें के भी वस्तुनिष्ठ के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। ये तय मानिए कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। भूलेंगे तो नहीं, भूलिएगा तो मैं आपके कान के नीचे 10 लगाऊंगा। भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया था 12वीं शताब्दी में, और 16वीं शताब्दी तक कंबुज का पतन हो गया। तो प्राचीन काल में वियतनाम में, याद रखेंगे, 2 प्रांत, एक तोंकिन और दूसरा प्रांत का नाम है अन्नाम। तोंकिन और अन्नाम, यहां पर चीन का प्रभाव ज्यादा था। तब जब स्वाभाविक है कि इन सब देशों के तरफ जब यूरोप में औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो वो लोग उपनिवेश, कच्चा माल के लिए इन सब देश के तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो व्यापारिक कंपनी सब का आगमन हुआ। आप जानते हैं, जब भारत में भी आधुनिक काल में हुआ था, तो उस समय भी व्यापारिक कंपनी का आगमन शुरुआत हुआ। 1498 ईस्वी में हम लोग जानते हैं, वास्को डी गामा ने भारत से सबसे छोटे समुद्री मार्ग से पहुंच गया था। उसी आने के क्रम में, वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का। ये कंपटीशन में पूछता है, और आपको 10th में भी पूछ सकता है। वस्तुनिष्ठ याद नहीं रखिएगा, आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, भूलिएगा तो मैं आपको पेनाल्टी लगा दूंगा। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री भारत का सबसे छोटे समुद्री मार्ग से चला आया था। इसके बाद उसी आने के क्रम में वो और भी देश के बारे में पता लगाया। तो उस दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, इन सब का आगमन हुआ। पुर्तगाली बहुत अच्छे नाविक थे, इसलिए बराबर समुद्र में घूमते रहते थे, नए नए आपको रास्ता खोजते रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में फ्रांस छोड़ करके कोई टिका नहीं। कई फ्रांसीसी, अब इसका भी कारण है कि इसका भी कारण बतलाते हैं कि चूंकि भारत में फ्रांसीसी आया था, लेकिन उसको यहां इंग्लैंड टिकने नहीं दिया। अन्य क्षेत्र में भी तो उसको यही हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया में ही इंग्लैंड इतना इंटरेस्टेड नहीं था, वो रुचि नहीं ले रहा था। तो फ्रांस को लगा कि यही हमारे लिए सुरक्षित क्षेत्र है। तो फ्रांस द्वारा वहां उपनिवेश स्थापना किया गया, और फ्रांस द्वारा और कई सारे फ्रांसीसी पादरी वहां पर पहुंच गए ताकि धार्मिक परिवर्तन भी कराया जा सके। तो जो फ्रांस, इसमें कि फ्रांसीसी जो वहां बसे, उनको कोलोन कहा जाता था। हिंद
चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी जो बस गए उनको कोलोन कहा जाता था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपको वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कोलोन किसको कहा जाता था, तो फ्रांसीसी लोग जो हिंद चीन क्षेत्र में बसे उसको कोलोन कहा जाता था। यदि भूलिएगा, अरे अकल के दुश्मन भूलना नहीं है, कोलोन बराबर पूछता है। आओ भैया, तो फ्रांस द्वारा अब उपनिवेश जो स्थापित किया था उसके पीछे क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य यह था कि सबसे पहला तो जानते हैं कि फ्रांस भारत भी आया था, लेकिन उसको इंग्लैंड ने उखाड़ फेंका। चूंकि फ्रांस की नौसेना कमजोर थी, कमजोर होने के कारण तो फ्रांसीसी वहां पर उपनिवेश बनाया। सबसे पहले उपनिवेश में वो बंदरगाह की तरफ से अपना शुरुआत किया, बंदरगाह, उसके बाद व्यापारिक नगर बनाया और शोषण का काम वहीं से शुरुआत किया। धीरे धीरे वो गांव की तरफ भी प्रवेश करने लगा और किसान का भी शोषण शुरू किया। तो फ्रांसीसी ने शोषण में शुरुआत कैसे किया, तो किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहले उसने किसान को लोभाया और नहर और जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। किसान उसके लोभ में आ गए। 1931 ईस्वी में परिणाम हुआ कि वियतनाम विश्व का तीसरा चावल उत्पादक देश बन गया। यह आपके वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कि 1931 तक कौन सा देश विश्व का तीसरा चावल का उत्पादक देश बन गया। वियतनाम, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, नहीं तो मैं मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। ये मैं हास्य मजाक में कर रहा हूं, ये मेरी पढ़ाने की शैली है। मारूंगा 10 गिनूंगा 1 इसलिए कि जब आपसे पूछे कि विश्व का तीसरा चावल का निर्यातक देश कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1931 ईस्वी में विश्व का तीसरा चावल का निर्यातक देश वियतनाम था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछेगा। इसके बाद इसने किसान या मजदूर के शोषण करने के लिए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लाया। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह से बंधुआ मजदूरी भी थी। यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। जहां पर मालिक को असीमित अधिकार दिए गए थे, वो मजदूर को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। लंबे समय तक काम करवाते थे, 12 से 14 घंटा काम करवाते थे, सही ढंग से उनका पारिश्रमिक भी नहीं देते थे, उनको छुट्टी नहीं देते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उनको छुट्टी लेने का अधिकार नहीं था और कुछ बोलते थे तो उन पर जुल्म करते थे, उनको पीटते थे, दंडित करते थे। एक तरह से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, और एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में मजदूर को निकलना बड़ी ही मुश्किल होता था। ठीक ऐसा ही था जैसे कि बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था इसको प्राचीन काल में थी। तो उसमें रबर बागान फार्मों में, इस खान में, चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया में रबर अच्छा उत्पादन होता था, तो मजदूर को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में फंसाया गया और जम करके उनसे काम लिया गया, शोषण किया गया। और संरचनात्मक विकास के लिए रेल नेटवर्क भी बनाया और सड़क का जाल भी बनाया, लेकिन वो उपनिवेश अपना ही हित के लिए उसने बनाया था। तब अब आता है कि ये हिंद चीन में तब राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। तो जब जब शोषण कीजिएगा तो कोई न कोई नायक उभरेगा, आपको परिस्थितियां ऐसी पैदा होगा कि राष्ट्रीयता का उभार होगा ही। तो 1903 ईस्वी में 1903 में फान बोई चाउ, याद रखिएगा 1903 ईस्वी फान बोई चाउ ने दुई तान होई, याद रखेंगे, नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। क्रांतिकारी संगठन का नाम दुई तान होई, और वो क्रांतिकारी जिन्होंने स्थापना किया था फान बोई चाउ, और 1903 ईस्वी में। और फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिख करके हलचल मचा दिया था। किताब का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1। ध्यान रखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो फान बोऊ चाउ ने लिखा था। तो वियतनाम के कुछ क्षेत्र में इसमें वियतनाम कुवान फुक होई, जिसका अर्थ होता है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि फ्रांस ने वियतनाम से जबरदस्ती, इसमें वियतनाम से व्यक्ति को ले जाकर के सैनिक में भर्ती किया, या वियतनामी सैनिक को ले जाकर के और प्रथम विश्व में युद्ध के अग्नि मोर्चा पर उसको रख दिया, ताकि जब भी मरेगा तो वो वियतनामी सैनिक मरेगा और अपने फ्रांसीसी सैनिक पीछे रहते थे। ये तो बिल्कुल अन्याय हुआ कि आपके लिए युद्ध हम लड़े और हमको आप आगे खड़ा कर दे, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो इसमें बहुत सारे वियतनामी सैनिक मारे गए। इसके कारण वियतनाम में क्षोभ पैदा हो गया। और इसी परिस्थिति में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उनका नाम है न्यूगोन आई क्वेक।
न्यूगन आई कोक उनका नाम है, जिनको होची मिन भी कहते हैं। होची मिन का वही स्थिति है जो भारत में महात्मा गांधी का जिस तरह से हम लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, उसी तरह से वियतनाम के राष्ट्रपिता होची मिन को कहा जाता है। उनका मूल नाम था न्यूगन आई कोक। तो आपसे पूछ सकता है जो होची मिन का मूल नाम क्या था, तो न्यूगन आई कोक। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपको वस्तुनिष्ठ में आवेगा। मैं आपको अभी बतला देता हूं, बाद में आप हमको शिकायत न करिएगा। अब आइए कि होची मिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मास्को गया। अब मास्को जाने के बाद 1925 ईस्वी में 1925 में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। 1930 में क्या किए होची मिन कि एकजुट होकर के वियतनाम कांग सान देंग अर्थात कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और जितने भी पूर्ण उग्रवादी विचार के थे उन सबको एक जगह किया गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो फ्रांस उस युद्ध में इंगेज हो गया, उस युद्ध में शामिल था फ्रांस। तो फ्रांस को उतना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ न दे पाया और जैसे ही दक्षिण पूर्व एशिया में देखा कि फ्रांस की पकड़ अब ढीली हो रही है, तो उस स्थिति में पट से उस मौके का फायदा इन्होंने उठाया। कौन? होची मिन ने उठाया। और वियतमिन, जिसको वियतनाम स्वतंत्रता लीग के भी नाम से जानते हैं, तो वियतमिन जिसको वियतनाम स्वतंत्रता लीग के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में होची मिन ने ही सर्वेसर्वा थे। उन्होंने 2 सितंबर 1945 को वियतनाम को स्वतंत्र करा लिया। तो कब? तो 2 सितंबर 1945 को याद रखिएगा। 2 सितंबर 1945 को उन्होंने वियतनाम को मुक्त कराया। लेकिन अभी भी वियतनाम पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हुआ था। ऐसा हुआ कि इसी बीच वियतनाम की परिस्थिति और जटिल होने लगी। कारण क्या था कि वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था उत्तरी वियतनाम जहां पर होची मिन की सरकार थी, और दूसरा दक्षिणी वियतनाम था जहां पर फ्रांस समर्थित बोआ दाई सरकार थी। तो बोआ दाई सरकार फ्रांस समर्थित, अभी भी वियतनाम कहने को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन वो 2 भागों में बटा हुआ था। तो उत्तरी वियतनाम में होची मिन और दक्षिणी वियतनाम में बोआ दाई सरकार फ्रांस समर्थित थे। फिर डियन वियन फू पर गोरिल्ला सैनिक भयंकर युद्ध हुआ। अब गोरिल्ला युद्ध क्या होता है कि अचानक कहीं इकट्ठा होकर के 10, 20, 25, 50 अचानक इकट्ठा किए और 5 से 10 मिनट में फाइट करके फिर निकल के उसमें गोरिल्ला आक्रमण सब शुरू किए। और आपको उत्तरी वियतनाम में उत्तरी वियतनाम जिसके आपको होची मिन सर्वेसर्वा थे और फ्रांसीसियों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ और 1600 से ज्यादा 16,000 से ज्यादा सैनिक फ्रांस का नुकसान हुए और उसको आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। यह फ्रांस के लिए एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो गई। तब 1954 ईस्वी, कब? 1954 जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता में फिर वियतनाम को 2 हिस्सा में बांट दिया गया। अभी भी पूर्ण समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे बाहरी तत्व थे जो चाहते नहीं थे जो वियतनाम एक हो। और वियतनाम में एक हुआ ये धार्मिक क्रांतिकारी संगठन था। नाम याद रखिएगा, पूछेगा, तय है, ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ में आवेगा। क्या नाम? हुआ। और ये कौन सी क्रांतिकारी संगठन थी? तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी संगठन थी। 1939 में शुरू हुआ था और जिसके नेता हुएन फू सो और इसमें क्या होता था कि ये विरोध करते करते आत्मदाह तक कर लेते थे। आत्मदाह माने शरीर में आग लगाते थे। कोई यदि संगठन का अनुयायी अपने शरीर में आग लगाने लगे तो ये बहुत बड़ा विरोध है, क्योंकि इसका मानने कि वो सरकार से पूर्ण नाराज है, चलाने वाले से पूर्ण नाराज है। अब हम लोग लाओस के बारे में जानने के, लाओस में गृह युद्ध कैसे शुरू हुआ। लाओस में 3 गो सौतेला भाई राजघराने के थे और इनका राजनीतिक पकड़ अलग अलग था। एक भाई थे सुवर्ण फुम, वो तटस्थवादी थे। वो किसी भी न फ्रांस के तरफ, न अमेरिका के तरफ, न मान लीजिए
उत्तरी वियतनाम के तरफ उनका वो तटस्थवादी थे। दूसरा भाई थे, उनका नाम था सुफन बोंग, जिनको पाथेट लाओ नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पुनः वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कि सुफन बोंग का एक और क्या नाम था, तो पाथेट लाओ, या पाथेट लाओ का और क्या नाम था, सुफन बोंग, इस नाम से विख्यात थे। ये लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहते थे। साम्यवादी व्यवस्था माने क्या, उत्तरी वियतनाम हो ची मिन्ह के नजदीक थे। और तीसरा राजकुमार थे, वो थे आपको फुमी नौशवान, जो दक्षिण पंथ का अनुसरण करते थे। अब इसके कारण क्या होता था कि तीनों में आपको विभेद होते रहता था। रूस अमेरिका दोनों अब यहां हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम हुआ कि हस्तक्षेप के बाद फिर ये हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो 25 दिसंबर 1955 को लाओस में एक राष्ट्रीय सरकार बनी। राष्ट्रीय सरकार में तीनों भाई शामिल थे, लेकिन जहां 3 सौतेला भाई हो तो कितना दिन चलेगा, आप भी समझ सकते हैं। जल्द ही फिर से लाओस में गृह युद्ध शुरू हो गया। तो फिर जब गृह युद्ध हुआ, लड़ते झगड़ते परेशान हो गए, तो मई 1961 में फिर से 14 राष्ट्र का एक सम्मेलन बुलाया गया, और जिसमें यह हुआ कि आपको सम्मेलन में कुछ बातें प्रस्ताव लाई गई, लेकिन गृह युद्ध फिर भी नहीं समाप्त हुआ। तब अमेरिका ने क्या किया कि एक छद्म चुनाव करा करके सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री बनाया और सुफन बोंग को उप प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे असंतुष्ट होकर के पाथेट लाओ 1970 में लाओस पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका से बुरी तरह उलझ गया। और इस युद्ध में अमेरिका जितना सोचा नहीं था, उस गृह युद्ध में अमेरिका उलझ करके अपनी प्रतिष्ठा को भी खोया, अपनी सैन्य शक्ति को भी खोया, अपनी आर्थिक शक्ति को भी नुकसान किया। और अमेरिका के प्रतिष्ठा में लाओस के गृह युद्ध से उसको धक्का लगा, क्योंकि अमेरिका जो अपनी सुप्रीमेसी जताता था, वो वहां पर दक्षिण पूर्व एशिया में कारणवश उसमें चूंकि उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था, सामरिक नुकसान हुआ था, सैन्य नुकसान हुआ था, इसके कारण उसके प्रतिष्ठा पर धक्का लगी। इस भाग में इतना ही तक। आगे मैं आपको कंबोडिया का आधुनिक इतिहास के भी बारे में बतलाऊंगा, वियतनाम का गृह युद्ध और अमेरिका कैसे असफल हुआ, इसके बारे में बहुत ही आपको डिटेल और अच्छा ढंग से बतलाऊंगा। और ध्यान रखेंगे कि मैं बीच बीच में आपसे हास्य मजाक भी कर दूंगा, कभी कभी कुछ मैं मुहावरा भी बोलूंगा, कभी कभी मैं आपको ऐसा भी बोल दूंगा जो कि आपको लगेगा अपमान। ये मेरी पढ़ाने की ये बताने की शैली है, समझाने की शैली है ये सिर्फ। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब यहीं पर आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, लेकिन यहां पर मैं पुनः आपसे कहूंगा कि यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाटी बिहारी, सब्सक्राइब ना किया है, तो भैया आप सब्सक्राइब कर लो। अपने मित्रों को कहो सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं आपको एक से एक लेक्चर सीरीज जो है प्रस्तुत करता रहूंगा, और इस तरह से और हास्य मजाक से लवरेश मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कठिन से कठिन टॉपिक को भी आसान बना करके और आपकी बेहतरनी को मैं पार करते चलूंगा। तो इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।